कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हजरात गिरामी, ये जो कुछ बातचीत मैंने आपसे की, इस बात का सबूत है कि अब मैं कुछ उल्टा पुल्टा सा काम करने जा रहा हूं। और वैसे भी जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात इन दिनों हो रहे हैं। आप सब समझदार लोग हैं, आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर ये आखिरी। बात सही है ना? बात समझ में आ गई? क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है कि जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो इल्जाम बच्चों पर आता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर आ रहा है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात कह के एक शायर से आपकी मुलाकात करानी है। कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान जिंदगी में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी ऐसे ही उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलती जुलती हुई आगे बढ़ती है। आइए ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा सा काम करने के लिए मैं माइक पर बुलाने जा रहा हूं उत्तराखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर रुड़की से आने वाले एक शायर को, जिसका नाम लेते ही आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें आएंगी। मैं बुलाने जा रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को, और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए माइक पर आए और हमारे मुशायरे में झंझट पैदा कर दें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल ख्वातीनो हजरात, मैं कर लूँ, आप ना उसे ना कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी नाज़िम मुशायरा मेरे भाई, जिनकी बदौलत आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, नदीम फर्रुख साहब, और साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब चांद साहब, कमांडो चेयरमैन साहब, और उनके इर्द गिर्द सितारे, और ख़ासतौर से एक चमकता हुआ सितारा अफजल भाई, बड़ी खिदमत की शायरों की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बीच में शायद याद ना रहे तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस कामयाब मुशायरे की। बहरहाल अभी बात कर रहे थे कि चांद तारे ला सकता हूँ, तो मेरे चार मिसरे सुन लीजिए, क्योंकि हम भी वादा करते हैं अपनी वाइफ से, अपनी महबूबा से कि चांद सितारे, लेकिन मजबूरी आजकल की है कि पानी की फितरत ऐसी हो गई है कि अब आ भी जा, अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ओए होए। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। हर कोई उसका यार है, अच्छा तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। थामे है मेरा हाथ। भाई साहब इधर, भाई साहब इधर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये
अच्छा उसी को देखे आएगा यहीं पर, जब मेरे वाले सब यहीं आ गए तो आएंगे यहाँ। बहुत शुक्रिया भाई। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है तुम कर लो क्या करो, और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है तुम कर लो क्या करो। और बहुत अच्छा मुशायरा, इधर बैठी हैं ख्वातीन और इधर हजरात बैठे हुए हैं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही सिस्टमेटिकल ढंग से सब बैठे थे, अभी जगह खुली हुई थी तो अभी नदीम फर्रुख साहब भी परेशान थे, शायर भी के इधर से उधर जा रहे थे। एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही लोग बैठे थे, इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। एक साहब बहुत परेशान कर रहे थे, जब भी मैं पढ़ता था जब भी वो खड़े होते थे इधर चले जाते थे, मैं डिस्टर्ब होता था, फिर मैं शुरू करता था, फिर वो इधर से उधर चले जाते थे। मुझे साहब एहसास हुआ इधर लेडीज बहुत बैठी थी, आगे तक बैठी हुई थी, तो मैंने उन्हें डांटने के इरादे से कहा भाई साहब आप शांति के साथ बैठ जाइए। मुझे नहीं मालूम था, सामने एक लेडी बैठी थी, बुजुर्ग लेडी बैठी, उनका नाम शांति था। मैंने जब कहा कि आप शांति के साथ बैठ जाइए तो खड़ी हो गई एकदम, कल बिठा के देख मेरे साथ। तो ये झंझट मेरे साथ होता रहता है। ये हादसा हुआ है तुझे देखने के बाद, ये हादसा हुआ है तुझे देखने के बाद, एक सांड मर गया है तुझे देखने के बाद। ये हादसा हुआ है तुझे देखने के बाद, एक सांड मर गया है तुझे देखने के बाद, और लटका हुआ था वो जो बुजुर्गी की डाल पर, लटका हुआ था वो जो बुजुर्गी की डाल पर, वो भी टपक गया है तुझे देखने के बाद, वो भी टपक गया है तुझे देखने के बाद। और बुजुर्गी का मामला ये कि एक साहब ने पूछा कि भाई साहब जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है, जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है। तो दूसरे साहब ने एकदम बताया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, वो बोले कि बुढ़ापे में कल हकीमों के। अब बुजुर्गी का मामला यह है कि साहब एक बच्चा अपना टीवी घर में देख रहा था, और बुजुर्गों का अंदर जवानी भी होती है, तो वो टीवी पे देख रहा था, पीछे एक हॉल कमरा था, सामने टीवी लगा हुआ था, पीछे का दरवाजा ऐसे खुलता था कि जो उसका पीठ थी उसकी लड़के की, और वो चैनल बदल रहा था बार बार। एक जगह चैनल ऐसा आया, वो फैशन शो, एक चैनल होता है फैशन शो, फैशन शो पे लगा तो वो लड़की इधर से उधर, बहुत कपड़ों कम में वो इधर से उधर जा रही है, उसे देख रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उस पीछे से उनके वालिद भी आ सकते हैं। वालिद साहब ने उन्हें देखा, और देखने के बाद देखने के बाद साहब वो ठिठक गए कि लड़का बदतमीज, ये क्या देख रहा है। बहुत देर तक तो वो भी देखते रहे, उसके बाद एकदम बोले ए, क्या देख रहे हो, एकदम घबरा गया बेटा। पापा ये जो है ये बहुत गरीब मुल्क है, इनके पास कपड़े भी नहीं है बेचारों के, और मैं वो चैनल लग गया है, ये बहुत गरीब मुल्क है। कल अच्छा वो उनको यकीन कर गए और वो अंदर चले गए। अंदर से एकदम वापस आए कि बेटे एक बात सुनो कि जी कि जब इससे भी ज्यादा गरीब की चैनल लगे तो मुझे बता देना। अब मामला ये के साथ, अब हालत ये कि जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो एक छोले भटूरे की मैंने दुकान देखी। छोले भटूरे की दुकान पे हुआ ये कि एक लड़का भटूरे तल रहा था, नींद का मामला था, कई दिन से मेला चल रहा होगा, तो दोनों नींद में थे, मालिक भी लड़का भी। तो एक कुत्ता आया, भटूरा वो निकाल के रखा, तो कुत्ता उठा के ले गया। मैं खड़ा देख रहा था, तो मालिक ने उसको डांटा के लाए, देख नहीं रहा ये कुत्ता भटूरा उठा के ले गया। उसे देख के कह रहा छोले तो लेना आवेगा। अब ये साहब यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा कर ले कि आजकल के हालात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, हर चीज तेजी से बढ़ गई है। इस लॉकडाउन में मेरी वाइफ से भी मेरी नोकझोंक होती रही, घर पे मालूम था, तो मैंने उनको रिझाने के इरादे से 4 मिसरे हुए थे, वो मुलाजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और हालात ये रहते हैं कि साहब बस में मेरा सफर रहा, और बस में जो था एक 4 मिसरे हुए, वहाँ के हालात बस के रहे, कुछ ट्रेन का रहा कुछ बस का रहा। तो बस में 4 मिसरे हुए, तो बिल्कुल ताजा आपकी नजर कर रहा हूँ कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा,
बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और एक बहुत पुरानी हुआ ये साहब कि इस नोक झोंक में हालत ये रही इस लॉकडाउन में कि मेरी बीवी से भी बहस रही। अब बीवी से बहस के दौरान बल्कि यहाँ तक मेरी बीवी ने अभी परसों मुझसे कहा कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। ये अक्सर होता रहता है बीवी के साथ भी। अब बीवी का मसला ये है कि मैंने उसके बाद भी उनसे कहा कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। वाह वाह वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। और एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, रोजमर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लोहार की, एक लोहार की। और वो 100 सुनार की एक लोहार की। अब 3 पंक्तियां उसमें मैंने जोड़ी है, 3 लाइनें, देखे क्या बनता है। 100 सुनार की एक लोहार की कि औलाद 101 थी जो एक लोहार की, औलाद 101 थी जो एक लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लोहार की। औलाद 101 थी जो एक लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लोहार की। और उसके बाद भी हालात यहाँ तक गुजरे के साहब एक बहुत बड़ा एक भिक्षा मांगने वाले साधु जो थे वो अपने गली से गुजर रहे थे, उन्होंने एक किवाड़ बजाए, किवाड़ पे नॉक किया, एक लेडी निकल कर आई, खूबसूरत औरत निकल कर आई, उनसे कहा बेटा कुछ भिक्षा दे दो। वो बोली कह ले मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। कह ले क्या बात हो गई? कह ले 5 साल शादी को हो गए, कोई औलाद पैदा नहीं हुई। कल अच्छे वक्त पे बता दिया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ ऋषिकेश से ऊपर, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, फिर देखना। ऐसा वो गए और उनको उनके वादे के मुताबिक उनके नाम का चिराग जलाया। और चिराग जलाने के बाद 10 साल इस बात को गुजर गए, उधर से उनका गुजर नहीं हुआ। 10 साल बाद इत्तेफाक से वो उस गली से गुजरे, उनके याद आया कि वही दरवाजा है जहाँ मैंने वादा किया था, देखे चिराग का क्या रिएक्शन हुआ है। उन्होंने दरवाजा बजाया, नहीं खुला तो धक्का दिया तो खुल गया। तो 10 बच्चे खेल रहे थे अंदर, 10 बच्चे खेल रहे थे जो उनके नाम का, जहां एक भी औलाद नहीं पैदा होती थी वहां 10 बच्चे खेल रहे थे 10 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद उन्होंने अंदर से किसी को बुलाना चाहा तो एक बड़ा लड़का आया, कह बेटी इधर आओ, तुम्हारे पापा कहाँ गए? कह चिराग बुझाने। अब मुलाजा करें इसी तरीके से। मैं एक और 4 मिसरे और हुआ ये कि साहब अब बकरीद आने वाली है, बकरीद की मुबारकबाद पहले ही एडवांस में आपको दे देता हूँ। अब मुबारकबाद का मामला यह है कि मुशारे की मुबारकबाद दी, इससे पहले ईद की। अच्छा, नेता लोगों का ये होता है कि जब भी कोई त्यौहार, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा जो भी आता है तो मुबारकबाद के पोस्टर नेता लोग लगा देते हैं। और उसमें एक चीज कॉमन होती है कि ईद की दिल से मुबारकबाद, ईद की तहे दिल से मुबारकबाद, ईद की दिली मुबारकबाद। अब मैं सोचा यार जिस्म में और भी बहुत सारी चीजें, ये दिल से, दिल की, दिल से और भी चीज। मैंने अपने यहाँ एक पोस्टर लगाया और उसमें मुबारकबाद पेश की। मैंने कहा बकरीद की फेफड़ों से मुबारकबाद। इतनी बड़ी मुबारकबाद जब लिखी तो सबको एहसास भी हुआ कि हाँ ये वाकई मुबारकबाद। अब मामला यह है कि साहब 4 मिसरे इस तरीके से भी सुन ले। सज्जाद भाई वो आप और बता दें, आपके ईद की नमाज में जो 2 लड़कों का वो हादसा हुआ था वो। हाँ ये देखें साहब, अच्छा हुआ ये कि साहब हमारे यहाँ एक जमात आई और फरूक नदीम भाई अमीर जमात जो थे उन्होंने एक बच्चे को ये कहा, एक ड्यूटी दे दी कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो आपको ये खड़ो। अच्छा बच्चा छोटा था, उन्हें नहीं देनी चाहिए थी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने कहा बेटे आपको एक जिम्मेदारी कर ले। जी 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 सर। तो उन्होंने कहा आप ये कहना कि नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी।
ये कहना है आपको। अब बच्चा था उनके, उसके बेचारे के नहीं याद हुआ कि क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर कोशिश करके डरते डरते फिर उन्होंने अमीर जमात से पूछा कि आप वो बता रहे थे, एक बार और बता दो। कि बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज मुकम्मल होने के बाद ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, समझ गए। और वो खैर साहब उनने याद करता रहा, नमाज भी नहीं पढ़ी गई उससे, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। उसके बाद जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो एकदम तेजी के साथ खड़ा होकर बोला सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब का लब मैंने क्या कर दिया। अब देख, अच्छा उसके बाद हुआ ये कि अब 4 मिसरे सुनने के, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। ईद की नमाज का वक्त आप कुछ भी रख देंगे, ईद की नमाज का वक्त इसलिए ताकि देरी से रखा जाता है कि पूरे महीने की ईद रमजान की मेहनत होती है, तो इसलिए सब लोग बाजमात अदा कर लें, इसलिए 9:30 बजे का वक्त रखा गया हमारे यहाँ। और उसके बावजूद भी देखिए साहब हमारी मजबूरी है, हमारी कमी है, देखे कि उसके बाद भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। जब 9:30 बजे का वक्त तो सबको मौजूद रहना चाहिए। लेकिन मेरी भी देर से आँख खुली, मैंने चांद रात थी, मेरी भी देर से आँख खुली, क्या बात है। अब मेरी आँख भाग के मैंने नमाज पकड़ी कि अल्लाह अल्लाह खैर साहब, मैंने पहली रकत से मुझे नमाज मिल गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके नमाज की नियत बांध ली, लेकिन उम्मीद ये थी कि मेरे बाद कोई और नहीं आ पाएगा, आखिरी मुक्तदी होगा। मैंने नमाज की नियत बांधी, एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए। मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के हाफ रहे, उनका सांस फूल रहा था। अरे मर गए रे बाबा, बहुत बुरा हाल, उनके सांस फूला, नमाज में नियत बात। उसके बाद साहब जब नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम, दूसरी तरफ सलाम फेरने के बाद दोनों लड़के आपस में बात करने लगे। मैं उनकी बात सुन रहा था तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब इस लॉकडाउन में हालात ये रहे कि लॉकडाउन के हालात ये रहे कि घर में जिसके जो भी मेहमान था वो आके फंस के रह गया, और हालात इतने बिगड़ गए कि साहब वो मेरे यहाँ एक साहब आ गए और 15 दिन तक वो वहीं रहे। मैं क्या करता, सब पे पाबंदी थी उत्तराखंड में, गोश्त पे पाबंदी जिससे उनकी खिदमत की जा सकती, मेहमान नवाजी की जा सकती थी। कुछ नहीं, मैंने भी अपनी मजबूरी के तहत एक परचून की दुकान, प्रोविजन स्टोर खोल लिया, और मेरे पास जो था दाल से मैं उनकी खिदमत करता रहा। उड़द की दाल, मसूरी की दाल, दाल चावल, उड़द की दाल, मसूरी की दाल, दाल चावल, 14 दिन तक उन्हें दाल खिलाता रहा। उनकी हालत खराब, मेरी भी हालत खराब, दुकान। अब हालत ये हो गई कि साहब अब 12 रबी अव्वल कलियर शरीफ हमारे यहाँ मजार है, कलियर शरीफ की तारीख 12 रबी अव्वल आनी थी, हमें मालूम था क्या तारीख है। मैं वालिद साहब, चचा, मेरे बड़े भाई बैठे थे, अब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आज चांद की क्या तारीख है। अब चांद की तारीख का पता नहीं चल रहा था। हमने मेहमान से मुखातिब हुए, मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताइए चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ आप दाल की 14 है। अब ये देखे, उसके बाद अब 4 मिसरे सुनने के मेहमान के लिए मैंने अंडा करी सामने रख दिए। अंडा करी मैंने कहा इससे तो खिदमत हो सकती है मेहमान की। अंडा करी बना के मैंने सामने रखे तो उनकी तेवर बदल गए, या तो उनको एसिडिटी बनती थी। अब 4 मिसरे आखिर में सुन लीजिए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अरे सज्जाद भाई एक मिनट देखिए हजरत, एक बात मैं आपको बता दूं, सज्जाद झंझट साहब का एक कमाल ये है, इनका एक बहुत स्पेशल आइटम है, हकले वाला आइटम है। इनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्पेशल आइटम ये छुपा के ले जा रहे थे। एक बार जोरदार तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। मैं चाहता हूं कि इनसे वो कलाम, वो इनका स्पेशल आइटम जरूर आपके बीच पेश कराया जाए। लेकिन एक बात ये है कि आपको हंसना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ये हंस भी तो नहीं रहा यार, अल्लाह। हाँ यार ये भी बात है। तो चलिए खैर माशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। बात यह है कि साहब
हकले से मुतालिक जो हमारे नदीम फर्रुख साहब नाज़िम मुशायरा ने फरमाइश की है, उनका हुक्म है, मैं उनका हुक्म उनकी तामीर करते हुए वो हकले से मुतालिक, अच्छा हकले से मुतालिक एक बात सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको गज़ल सुनाऊंगा। भूमिका बनाए बतौर ये एक लतीफ़ा ये है कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला जो होता है, हकला आप लोगों के यहाँ भी होगा, दोस्त भी होगा, हकला के जो बोलते हैं वो इसलिए सीधा होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी इसकी बात पूरी करता है। जब वो अटक जाता है, अटकने के बाद वो हा 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 करता रहता है, तो दूसरा सोचता है कि लगे यार ये शायद ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। हुआ ये कि साहब ये जो आइडिया मिला मुझे, एक मेरे दोस्त है वसीम भाई, हकला के बोलते हैं, वो मेरी साथ रहते हैं, तो उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। एक चौराहे पर मैंने भीड़ देखी और भीड़ के दौरान जब मैं पहुंचा देखा वसीम साहब का झगड़ा हो गया। वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए और जिससे झगड़ा हुआ आदमी बदस्तूर गाली दिए चल जा रहा था, एक के बाद एक। मैंने सोचा यार वसीम भाई की तरफ से कोई नहीं बोल रहा, एक दोस्त होने के नाते मैंने वसीम साहब से कहा वसीम भाई आप भी दो गाली। वो वसीम भाई मेरी तरफ, मैंने दो यार गाली, खड़े क्यों? वसीम भाई ने गाली नहीं दी और एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ काफी दूर एक और चौराहा, उस पर जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा यार लड़ाई तो वहां हुई, गाली यहां दे रहे आके, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने क्या बात थी? कह लगा ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहां आके। अच्छा एक और बात बता दूं आपसे कि हकला एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई, हकले थे और उनकी हकले की शादी हो गई। और शादी की पहली रात जब वो कमरे में पहुंचे अपनी वाइफ के पास, वो तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बैठ के, पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे अपनी वाइफ से, जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। और बैठने के बाद वो जो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी थी उसे हटाने के लिए कहने लगे। पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे, कोई जवाब नहीं मिला, खुद ही बैठ गए, कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। उसके बाद वो घूंघट हटाने के लिए, अब क्या सिचुएशन थी, क्या माहौल था उस कमरे का, ये मुलाजा फरमाए। करीब पहुंचे, बैठ कर पूछ रहे उनसे अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश करी कि अरे भाई बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए, कहने लगा लो 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 हम खुद बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से के अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो गू 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 हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा दे। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अरे वाह अब वाह वाह, अब मुलाजा फरमा ले। वो एक और सुना दूं। हाँ अभी अच्छा भाई सारे लोग मिलके तालियां बजाइए तब, ताकि सज्जाद झंझट का जरा मूड बने। सज्जाद भाई अब हुआ ये के साथ मेरे अजीज, मेरे करम फरमा हाशिम फिरोजाबादी साहब तशरीफ रखते हैं। उन्होंने एक मुशायरे में मुझे इनवाइट किया फिरोजाबाद में। अब देर या गाड़ी लेट होने की वजह से रात का 1:30 बज गया और मैं जब स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि वक्त बहुत हो गया है, मेरा नंबर आएगा नहीं, मामला और भी था, अपने ताल्लुक भी थे। मैंने फौरन रिक्शा किया और जल्दी कहा भाई रिक्शा वाले से फौरन GIC कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ग्राउंड था। मैंने कहला साहब मुझे तो मालूम नहीं, मैंने यार चलो जल्दी से किसी से भी मालूम कर लेंगे। रात के अंधेरे में एक साहब आ रहे थे, मैंने उनसे सोचा कि अब मुझे नहीं मालूम था ये हकले हैं, और वो हकले अब उतर के जल्दी पूछना था। और वो इतने हकले थे कि वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अटक जगह कुछ मैं करे जा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ ये बात कहना, वो बात होती नहीं थी। जैसे वो टकते थे मैं सोचा यहाँ पे कर लगे नहीं ये। अब देखे क्या उनसे मेरी वार्तालाप थी। मैंने उनसे पूछा कि मैंने भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है, कर लगा अरे भाई
मैंने मेडिकल स्टोर के पास। कहने लगे नहीं। अरे भाई मैंने म्युनिसिपल टंकी के पास। कहने लगे नहीं। अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो। कहने लगे पहले बोलने तो दे। मैंने कहा, कहने लगा मैंने उनसे पूछा भाई साहब मोहल्ला सत्ती में? कहने लगा नहीं। अरे भाई मालूम नहीं। अब ये परेशानी हकले, अब मेरे साथ ये होता। अरे एक साहब तो, एक और छोटी सी बात सुन ले कि एक साहब को कपड़ा खरीदना था और वो कपड़ा जब खरीदने के लिए गए, हकले थे बेचारे, हकले थे तो कपड़ा खरीदने गए कोटराई कपड़ा खरीदने के इरादे से जैसे ही वो दुकान में घुसे, सामने सेलमैन बैठा हुआ था, मालिक एक तरफ बैठा हुआ था। अब उन्होंने जैसी जेब में पैसे देखे, वो जो हकले थे जो कोटराई खरीदने गए, उनके पैसे देखे तो कम थे। उन्होंने सोचा कोटराई कपड़ा महंगा है तो कपड़ा हल्का मार्किन कपड़ा खरीद रहा। उन्होंने सोचा मार्किन से काम चला लूंगा। मार्किन कपड़ा पहले कोटराई, ये ध्यान रखना, पहले कोटराई खरीदना चाहते थे, बाद में इरादा बदल दिया, पैसे कम होने की वजह से मार्किन पे आ गए। और उसके बाद वो जैसी सेलमैन के सामने हकले थे, बैठे जाके उनसे पूछा, कर भाई साहब मार। अब सेलमैन शक्ल देख रहा, मार। मालिक की तरफ देखा, मालिक बोला देख क्या रहा, मार 5-7 खींच के। बस जोरदार रैपट उसने उनके बोझो तो बेचारे मार्किन कपड़ा मार पेट के हुए थे, जोरदार एक गाल पे थप्पड़ पड़ा। वो गाल पे हाथ रख के बोले हकले जो थे, अच्छा हुआ कोटराई नहीं खरीदना है वरना काट। अब मुलाहिजा फरमा ले, गजल पेश कर रहा हूं वो इस तरीके से कि वसीम भाई ने इश्क किया, जो मेरे दोस्त थे हकले थे, इश्क किया। तो अब इश्क जो किया जिस लड़की से, उन्होंने वही महल्ले की एक लड़की थी आगे चल के, तो उससे इश्क किया। अब इश्क जो किया उसका इजहार नहीं कर पाए उससे, उसे भी नहीं मालूम था कि ये लड़का मुझसे इश्क करता। हकला था, कौन करता इश्क उससे। अब लेकिन बरजस्ता बदस्तूर उनसे इश्क की इजहार करने के इरादे से उनसे उम्मीद के साथ उसके कोशिश करते रहे। जब कोई बिल्कुल एक तरफा इश्क, साइड इश्क था, उसके बाद वो सोचा कि यार कैसे इजहार करूं, तो सीधे थे उसके घर ही पहुंच गए। घर पहुंच के उनके वालिद साहब से इजहार कर दिया कि मैं आपकी बेटी से इश्क करता हूं, शादी करना चाहता हूं। उन्हें इतना गरा गुजरा उनके वालिद को कि उन्होंने पकड़ के उसकी पिटाई की। 2 उनके बेटे थे बॉडी बिल्डर, उन्होंने जमीन में लिटा के उनको धूमल 1.5 घंटे तक पिटाई की। हालत ये हो गई कि मायूस हो गए। 15 दिन तक कहीं रुड़की से बाहर चले गए। 15 दिन बाद आए, मेरे दोस्त थे। मैंने कहा मियां इश्क कैसा चल रहा है? तो उन्होंने फिर, अब ये मतलब मुलाजा फरमाए, उन्होंने मुझे शायरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, मतलब के हवाले से इजहार करने गए इश्क और उनकी पिटाइयों को। मैंने पूछा वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है? इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। इजहार आरज़ू में अलग, अब बालों का मेरे सर से अलग। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह वाह वाह। मत पूछिए कि कैसी गुजर गई भाई, जब उसका अलग। वाह वाह। अरे एक शेर और मुलाजा कर ले, कुछ बड़े शायरों की हकीकत इस शेर में के दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीस दिल्लुबा अलग।